हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ टेस्ट स्कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी, 2 रिलायबल टेस्ट की बात की थी। उसी के बिहाफ पे हमारा टेस्ट को रिलायबिलिटी मेथड्स को टेस्ट करने वाले मेथड्स का युग खत्म हो गया है और अब हम बात करेंगे अफेक्टिव फैक्टर्स की। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। अफेक्टिव फैक्टर्स अगर हम देखें तो टेस्ट स्कोर को अगर कोई अफेक्ट कर रहा है तो 2 तरह से होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल या इंस्टिंक्ट फैक्टर्स या बाह्य कारक होते हैं। दूसरा होता है इंटरनल या इंट्रिंसिक फैक्टर्स यानी कि आंतरिक कारक। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल या बाह्य कारक की। तो इसमें पहली चीज़ वो होती है, क्योंकि नाम से ही पता है कि ये बाह्य कारक है, तो ये टेस्ट से रिलेटेड नहीं होता है या टेस्ट में जो हम कंटेंट या स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं होता है। इसमें हम देखते हैं कि ग्रुप वेरिएबिलिटी आती है, यानी कि हेट्रोजेनिटी कम होती है। अगर किसी सैंपल में हेट्रोजेनिटी कम है तो हम देख सकते हैं कि वो बाह्य कारक बन जाता है उस टेस्ट के स्कोर्स को अफेक्ट करने के। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक टेस्ट है, आईक्यू टेस्ट है, उसको हम 15 से 20 साल के मेल कैंडिडेट पे एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं और उसके जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसको जनरलाइज करने की बात करें और सारे एज ग्रुप पे बात कर दें, तो ये क्या हो जाता है, एक्सट्रीम फैक्टर आ जाएगा, ग्रुप वेरिएबिलिटी की बात करेगा कि ये सही नहीं है, जो अफेक्ट करता है यहाँ। नेक्स्ट आता है आंसरिंग और रिस्पॉन्ड बाय गेस, यानी कि आंसरिंग करेक्ट किस तरीके के ऑप्शंस हमने दिए हैं। या तो 2 ऑप्शंस हमने स्टेटमेंट का दिया है, यस यस और नो में दिया है, ट्रू एंड फॉल्स में दिया है, या फिर हमने एमसीक्यूज यानी कि मोर देन 4 या मोर देन 2 हमने ऑप्शंस वहां पे दे रखे हैं, तो उसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अब सपोज 2 ही ऑप्शंस दिए हैं तो यहाँ 50% चांसेस बन जाते हैं, या तो रॉन्ग आंसर होगा या तो राइट आंसर होगा। रॉन्ग आंसर होता है या राइट आंसर होता है। रॉन्ग आंसर अगर होता है तो रिलायबिलिटी को डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरर वेरिएंसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, राइट आंसर होता है तो रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरर वेरिएंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। थर्ड इसका आता है एनवायरमेंटल कंडीशंस, लाइक वेदर, जैसे कि एटमॉस्फेयर सही नहीं है, बहुत ज़्यादा समर हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा साउंड हो रही है, नॉइसी एटमॉस्फेयर है, लाइट्स है, तो ये क्या होता है कि एरर वेरिएंसेस को ये बढ़ा देता है। मतलब मींस एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इन रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्सेस को देने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि एरर वेरिएंसेस बढ़ जाते हैं और रिलायबिलिटी जो होती है वो घट जाती है। नेक्स्ट आता है मोमेंटरी फ्लैक्चुएशन इन रिस्पोंडेंट, यानी कि इंडिविजुअल, यानी कि जो हमने रिस्पोंडेंट्स लिए हैं उनका मूड कैसा है, उनका मूड सही है या नहीं है, या कंडीशंस कैसी हैं। जैसे कि हमने अभी इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात करी है। सपोज हमने उनको जो टेस्ट दिया है उसको फिल करने के लिए पेन पेंसिल उनका काम नहीं कर रहा है, या उनको ये फियर हो रहा है कि रिजेक्शन हो जाएगा, कि उन्होंने ये जो भी आंसर दिए हैं कहीं ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इससे अच्छा है किसी को पता चले हम उसको पहले ही कुछ अलग तरीके के आंसर दे दे, ताकि हमारी जो आइडियोलॉजी है या हमारी सोच है वो दूसरों तक ना पहुंचे और हम बचे रहे। तो ये क्या होता है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं वो एरर वेरिएंसेस को बढ़ा देते हैं, जिसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी रिलायबिलिटी को है डिक्रीज कर देती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इंटरनल या इंट्रिंसिक फैक्टर्स की। तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स में हम सबसे पहले बात आती है, जो हमने टेस्ट लिया है, जो भी हमने कंटेंट उसके अंदर डाला है, अगर उसकी लेंथ छोटी है या कम है, या उसमें 10 से 12 ही है या 10 से 15 स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स में आप उसको आंसरिंग करनी है, यस एंड नो में करनी है, या ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, तो ये क्या होता है, एक तरह का इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, सपोज अगर हमें उसका एग्रेशन जानना है, तो क्या हम 10 से 15 क्वेश्चंस में या स्टेटमेंट में उसके एक्यूरेसी चेक कर पाएंगे कि उसके अंदर किस तरह का एग्रेशन लेवल है, ठीक है, और हमको उसको किस तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहिए, या उसके अंदर कौन सी स्किल्स है तो उसको हमको इस पोस्ट पे रख हायर करना चाहिए। तो ये
ये जस्टिफाई नहीं कर पाता। तो लेंथ ऑफ द टेस्ट जो होती है वो थोड़ा-सा मेजर आउट करने की ज़रूरत होती है। तो आप ये एक प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट की जा सकती है, तो हम क्या करते हैं इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट को हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम 2 से 3 ज़्यादा टाइम उसका गुना होता है तो हम देख सकते हैं रिलायबिलिटी स्कोर कैसे चेक करते हैं, स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला से करते हैं, जिसका की वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी। नेक्स्ट आता है होमोजेनिटी इन आइटम्स और स्टेटमेंट्स, यानी कि जो भी हमने टेस्ट का कंटेंट लिया है वो क्या होगा, वो उसी पर्टिकुलरली आइटम या क्या कह सकते हैं ट्रेड से बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए। सपोज अगर पर्सनालिटी का हमको किसी को टेस्ट करना है तो उसमें हमें पर्सनालिटी के डिफरेंट डायमेंशन से रिलेटेड चीज़ों को रखना चाहिए। नॉन रिलेटेड स्टेटमेंट्स जो होंगे अगर, तो वो रिलायबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि को पर्टिकुलर ट्रेड को मेजर आउट कर ही नहीं पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो वहाँ पे होमोजेनिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। और फिर इसके बाद में आता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जब हम स्टेटमेंट्स को रखते हैं या ऐसे टूल्स को बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट कैसा है, या हमने लिया है जो स्टेटमेंट वो इंडिविजुअल्स या रिस्पोंडेंट्स के इस एज ग्रुप को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको मॉडिफाई करते हैं, अगर आता है तब तो ठीक है। तो उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है, तो बेसिकली इजी टू मॉडरेट रखना चाहिए, तभी ज़्यादा बेटर फॉर्म में आता है। सपोज कोई रिक्रूटमेंट है किसी हायर पोस्ट के लिए, हमें किसी इंडिविजुअल को हायर करना है, तो उसके लिए हमने एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया और उसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत ही इजी टाइप में रखा, तो हम क्या होगा, उसमें मेरिट हाई जाएगी, उसमें हम कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलरली ये पर्सन है जो डिजर्व करता है इस हायर पोस्ट को। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसके डिफिकल्टी लेवल जो है डिफरेंट रखने होंगे, यानी कि इजी होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, या सिचुएशन उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट हम कर देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ आइटम्स, यानी कि यहाँ पे हम अगेन बात कर रहे हैं जो भी हमने रिलेटेड आइटम्स लिए हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड्स को मेजर आउट करने के लिए, तो वो उससे रिलेटेड नहीं है, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर पाएंगे। जैसे कि अभी होमोजेनिटी में बात की थी कि पर्टिकुलरली उस किसी एक टेस्ट से रिलेटेड होना चाहिए, अदरवाइज वो हम चेक नहीं कर पाएंगे, डिक्रीज हो जाएगी उसकी रिलायबिलिटी। तो डिस्क्रिमिनेशन पावर भी होना चाहिए कि हाँ उस पर्टिकुलरली ट्रेड्स को वो मेजर आउट कर रहा है या डिफरेंट डायमेंशंस से उसको चेकआउट करने की कोशिश कर पा रहा है, तो हम देख सकते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी घट जाती है। अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी एंड स्कोर्स, यानी कि हम देखते हैं कि जो भी एग्जामिनर्स हैं, जो भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उसमें कहीं बायस तो नहीं हो रहे हैं, उनकी सब्जेक्टिविटी तो नहीं दिखाई दे रही। अगर ऐसा होता है तो वो इंटरनल फैक्टर्स हमारे रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। तो हमने अभी पहले ही बात की थी कि हेट्रोजेनिटी होनी चाहिए सैंपल में। अगर एज ग्रुप ले रहे हैं, जेंडर ले रहे हैं, लोकेलिटी ले रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें टेस्ट को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है, या हमको अपने सैंपल को लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है होमोजेनिटी इन द आइटम्स, यानी कि जो हम टेस्ट में मेजर आउट करना चाह रहे हैं उसके एट्रीब्यूट्स को मेजर करने के लिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उसका सिमिलर होना चाहिए, यानी कि एक ही एट्रीब्यूट्स को मेजर आउट करने की टेंडेंसी उसमें होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ही उसमें स्टेटमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद में अप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ द टेस्ट, जो कि हमने दूसरी स्लाइड में भी बात की। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी लेवल, इसको भी हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि इसको एटलीस्ट इजी टू हार्ड रखना चाहिए। इसमें अगर पॉइंट्स की बात करें तो 0.4 टू 0.6 लेवल पे होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं। इसके बाद में हायर डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ द टेस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम डिफरेंट डायमेंशन से उस एट्रीब्यूट्स को मेजर आउट नहीं कर पाएंगे या स्टेटमेंट्स को सही से उससे रिलेटेड नहीं होंगे, तो हम देखते हैं कि जो रिलायबिलिटी है वो नहीं मेजर आउट कर पाते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्टिविटी की बात आ जाती है, यानी कि सब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, जो कि इंटरप्रेटर है या जो एग्जामिनर है उसको एक्सपर्ट होना चाहिए, ताकि उसके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जनरेट ना हो पाए। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।